हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। ये पार्ट 4 है हमारा, जिसमें हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 3 में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है। ठीक है, बहुत कम इसमें डिफरेंसेस हैं। काम करने का तरीका जो है वो लगभग सेम है। तो अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर उन्हीं सारी चीज़ों का बस रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बस फ़र्क ये होता है कि जुडिक्शन चेंज होता है। सेंट्रल लेवल पूरे देश के लिए काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलर अपने स्टेट का जो इनका एरिया रहता है उसके लिए काम करती है। ठीक है, बस लेकिन जो काम का नेचर होता है वो लगभग सेम ही होता है। ठीक है, तो नाउ चैप्टर 30, जिसमें हम गवर्नर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा हमें पता है कि सेंट्रल लेवल पर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से स्टेट के लेवल पर गवर्नर हुआ करते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट किसके हेड होते हैं? प्रेसिडेंट आपको हमारे नेशन के, हमारी कंट्री के हेड होते हैं। उसी तरीके से जो गवर्नर होते हैं वो हमारे स्टेट के हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जिसमें गवर्नर के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 153, जिसमें कहा गया है कि हर स्टेट का एक गवर्नर होगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक पर्सन यानी कि एक गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट्स के भी गवर्नर हो सकते हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा या फिर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, अभी यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, दोनों के गवर्नर एक ही होंगे। ठीक है, तो ऐसा प्रोविज़न है कि हर स्टेट के अपने गवर्नर होंगे, लेकिन ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक पर्सन एक से ज़्यादा स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरी के गवर्नर के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब यूनियन टेरिटरी के गवर्नर के काम करते हैं तो एक्चुअली में गवर्नर नहीं होते, हम उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली गवर्नर का कॉन्सेप्ट हम स्टेट के लिए यूज़ करते हैं, यूनियन टेरिटरी के लिए नहीं यूज़ करते हैं। ओके, नाउ आर्टिकल 154। अब जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो होता है प्रेसिडेंट के पास, उसी तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनका जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो होता है गवर्नर के पास। ठीक, और गवर्नर जो होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के एड एंड एडवाइस पर ये काम करते हैं। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, लेजिस्लेचर है, उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनके एड एंड एडवाइस पर गवर्नर काम करता है। तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का मतलब ये हुआ। ओके, गवर्नर इज अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। इसका मतलब आप देखेंगे कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन या किसी भी इलेक्शन का यहाँ पर प्रावधान नहीं है। ओके, गवर्नर कैन होल्ड द ऑफिस फॉर मैक्सिमम टेन्यूर ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के लिए ये अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके टेन्यूर के लिए, जो 5 साल का टेन्यूर है, इसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है। यहाँ पर क्या होता है कि ये होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट को जब मन करेगा तब इनको हटा सकते हैं। ठीक है, तो 5 साल, ठीक है, मैक्सिमम टेन्यूर है कि 5 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते, लेकिन 5 साल से पहले भी इनको हटा सकता है, कभी भी हटा सकता है। और जनरली बहुत कम होते हैं गवर्नर जो 5 साल टेन्यूर पूरा करते हैं। ये उस केस में होता है जब सेम पार्टी की सरकार हो। मान लीजिए अभी 5 साल तक जिस पार्टी की सरकार हो, अगले साल जब 5 साल के लिए पार्टी की सरकार आएगी तब यहाँ पर उस सेम पार्टी की, तभी यहाँ पर चांस रहता है कि ये 5 साल तक पूरा करेंगे। लेकिन अगर कहीं सरकार बदल गई, दूसरी पार्टी की आ गई, तो मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि जो गवर्नर होते हैं उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, खैर वो तो पॉलिटिकल चीज़ें होगी। ओके, लेकिन 5 साल कंप्लीट होने के बाद तुरंत गवर्नर को हटाया नहीं जाता। जब तक एक नया गवर्नर वहाँ पर अपॉइंट नहीं हो जाएंगे तब तक पुराने गवर्नर को नहीं हटाया जाता। ठीक है, नाउ गवर्नर कौन बन सकता है? सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसका कम से कम 35 साल का एज होना चाहिए, वो गवर्नर बनने के लिए एलिजिबल है। ठीक है,
नाउ जो गवर्नर होते हैं वो किसी भी, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का वो हिस्सा नहीं होते हैं, मतलब कि वो उसके ना एमपी होते हैं ना एमएलए होते हैं, ठीक है। चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो किसी भी लेजिस्लेचर ऑफ एनी इंडियन स्टेट, यानी कि ना वो एमपी हो ना एमएलए हो, तो उनको ही गवर्नर बनाया जा सकता है। अगर एमएलए एमपी है, अगर उनको गवर्नर बना दिया गया तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। एमएलए और एमपी का जो ऑफिस है, उसका पद है एमएलए एमपी का, उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा अगर ऐसे किसी को गवर्नर बनाया जाता है तो, ठीक है। नाउ इनकी जो सैलरी होंगे और जो अलाउंसेस होंगे ये आपको सेकंड शेड्यूल में मिलते हैं, ठीक है। और ये पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करती है कि कितनी सैलरी और क्या अलाउंसेस जो है गवर्नर को मिलने चाहिए, ठीक है। नाउ 159 में आपको गवर्नर के ओथ के बारे में, जो शपथ लेते हैं उनके बारे में कहा गया है। 160 में कहा गया है कि ड्यूरिंग एनी कंटिजेंसी, यानी कि और गवर्नर किसी समय अगर मौजूद ना हो, ठीक है, तो फिर उस गवर्नर का काम कौन करेगा ये डिसाइड किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। नाउ आर्टिकल 161, इसमें यह कहा गया कि गवर्नर के पास पावर होता है टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट। हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में भी ये पांचों चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। तो उस चीज़ को याद कीजिए कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो क्या फ़र्क होता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उन्हीं केसेस में, उन्हीं टॉपिक्स पर वो इन सब सारे पावर होते हैं जो यूनियन लिस्ट से या कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नर जो होते हैं वो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड या फिर कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसी पर अपने पावर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड कानून है तो उस पर गवर्नर आप पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन या फिर कम्यूट का ये यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जुडिक्शन का फ़र्क है। नाउ executive power of governor of state extends to the matter which the legislature of the state has power to make laws, ठीक है। यानी कि जिन मुद्दों पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर ही गवर्नर का एग्जीक्यूटिव पावर होता है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट के मुद्दों पर गवर्नर के पास कोई पावर नहीं होता। सैलरी की बात करें तो 1,10,000 पर मंथ सैलरी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि इनकी सैलरी और अलाउंसेस जो होते हैं वो चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट एंड आर नॉन वोटेबल इन द स्टेट बजट प्रोसेस। यानी कि इनको जो सैलरी मिलती है उस मुद्दे पर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई वोटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। और इसको मिलती है कहाँ से सैलरी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, नॉट इंडिया। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एग्जीक्यूटिव पावर देखते हैं, आर्टिकल 162, ठीक है। जैसा कि इसमें कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पावर होंगे वो गवर्नर में निहित होते हैं, और गवर्नर क्या करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि अपने सबऑर्डिनेट ऑफिस जो ऑफिसर्स होते हैं उसके एडवाइस पर काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नर के पास कुछ और पावर होते हैं कुछ लोगों को अपॉइंट करने के, जैसे चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम गवर्नर। इसके अलावा जो अदर ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इनको भी अपॉइंट करने का गवर्नर काम करता है, लेकिन यहाँ पर एडवाइस लिया जाता है चीफ मिनिस्टर से, ठीक है। यानी कि चीफ मिनिस्टर जिसको रिकमेंड करेगा मिनिस्टर बनाने के लिए गवर्नर उसी को मिनिस्टर बनाएंगे, ओके। एडवोकेट जनरल ये स्टेट के सबसे बड़े ये आप कह लीजिए कि लॉ से रिलेटेड ऑफिसर होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कोर्ट में। नाउ जो स्टेट पीएससीज होती हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं, उनके चेयरमैन या मेंबर को अपॉइंट करना ये गवर्नर करते हैं, लेकिन उनको हटाने का काम प्रेसिडेंट करते हैं। ये याद रखिएगा, ये लोग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना हो तो ये भी रिकमेंडेशन किया जाता है गवर्नर के द्वारा, ठीक है। गवर्नर ये देखता है, इस गवर्नर का काम है कि स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग
काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो यहाँ पर गवर्नर प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकता है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, कुछ लेजिस्लेटिव पावर, हाउस को समन या प्रोरोग करना। समन मतलब बुलाना, प्रोरोग मतलब उसको स्थगित करना। ठीक है, हर इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होगा उसको एड्रेस करना। जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, हर स्टेट में नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन जहाँ पर है वहाँ पर 1/6 मेंबर को अपॉइंट करने का काम गवर्नर करते हैं। ठीक है, यानी कि नॉमिनेट करने का काम यहाँ पर गवर्नर करते हैं। ऑल्सो नॉमिनेट 1 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास करती है, बिल पास करने के बाद वो पहुंचता है गवर्नर के पास, और गवर्नर जब उसको साइन करेंगे तभी वह एक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, गवर्नर के पास ये भी राइट होता है कि कुछ बिल्स को वो क्या करें कि प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर गवर्नर के पास पावर होते हैं ऑर्डिनेंस जारी करने के भी। ऑर्डिनेंस किस किस में जारी किया जाता है, जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग ना चल रही हो, अगर ये यूनि हाउस वाला मैटर है तब, यानी कि वहाँ पर अगर काउंसिल नहीं है तो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर वहाँ पर काउंसिल है तो चाहे वो असेंबली हो और काउंसिल दोनों में से कोई एक अगर ना चल रहा हो तो उस केस में, यानी कि किसी भी एक्ट को पास करने के लिए, कानून को बनाने के लिए उसे लेजिस्लेचर से पास करना पड़ेगा। अगर लेजिस्लेचर की बैठक नहीं चल रही है तो पास नहीं हो सकता। तो ऐसे केसेस में गवर्नर जो होते हैं वो ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। फाइनेंशियल पावर की बात करें, मनी बिल, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो मनी बिल होती है वो गवर्नर के प्री रिकमेंडेशन पर ही हाउस में इंट्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, साथ ही साथ जो बजट होता है वो भी गवर्नर के रिकमेंडेशन पर ही आपको जो असेंबलीज होती हैं वहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, अगेन याद कीजिए कंटिजेंसी फंड ऑफ सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट, याद कीजिए आप कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में क्या था कि वो प्रेसिडेंट के पास हुआ करता था और प्रेसिडेंट के बिहाफ पर उसको मेंटेन करते थे फिनेंस सेक्रेटरी। किस लिए, किसी भी अनफोर्सिन कंडीशन में अगर पैसे की अचानक जरूरत पड़ जाए तो यहाँ से निकाला जाता है। उसी तरीके से स्टेट के पास भी अपना कंटिजेंसी फंड होता है और ये किसके पास होता है, गवर्नर के पास। ठीक है, तो किसी भी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए तो यहाँ से पैसे लिए जाते हैं, लेकिन बाद में इसे स्टेट लेजिस्लेचर से पास कराना पड़ता है। ठीक है, नाउ स्टेट्स ऑडिटर जनरल जो होते हैं, इनसे इनके जो ऑडिट के रिपोर्ट होते हैं, इन रिपोर्ट को लेना और उसको स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि हाउस में रखना, ये भी इनका काम होता है। जुडिशियल पावर की बात करें तो ये क्या होता है कि किसी भी जो स्टेट होते हैं, स्टेट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट जो होते हैं वो गवर्नर के रिकमेंडेशन को भी लेते हैं। तो चीफ जस्टिस एंड अदर जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नर का रिकमेंडेशन लिया जाता है। इसके अलावा पार्डन, रिप्रीफ, रिस्पाइट, रिमिशन, ये सारी चीज़ें और कम्यूटेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं जो स्टेट लॉ से रिलेटेड हो। ठीक है, यहाँ पर ये गवर्नर कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की अगर हम बात करें तो आप ये देखेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो रिपोर्ट्स होते हैं उनको रखना, साथ ही साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिपोर्ट होते हैं उसको स्टेट लेजिस्लेचर में रखना। इसके अलावा ये क्या होते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके ये चांसलर होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के चांसलर, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होते हैं, मेनली प्रेसिडेंट हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो गवर्नर हुआ करते हैं, और जो वाइस चांसलर होते हैं उसको अपॉइंट गवर्नर करते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, अभी हमने देखा कि ऑर्डिनेंस बनाया जाता है। तो ऑर्डिनेंस कब बनाया जाता है, अगर वो यूनि हाउस हो, यानी कि एक ही हाउस हो, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली, तो अगर ये बैठ नहीं रही हो तो उस केस में, अगर वहाँ पर असेंबली भी हो
एंड काउंसिल भी हो, तो इस केस में इसमें से कोई एक ना बैठ रही हो, यानी कि आइदर, क्योंकि कानून बनाने के लिए इन दोनों जगह से पास करना पड़ेगा। अब जहाँ पर एक ही है तो वो एक ही जगह से पास होगा, तो वो नहीं बैठ रहा तो उस केस में। अदरवाइज जहाँ पर दोनों है तो दोनों में से कोई एक नहीं बैठ रहा है, तो उस केस में आपको यहाँ पर ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ पर यूनि हाउस है, तो अगर उसकी बैठक होती है तो उस ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ेगा। अगर नहीं पास कराया जाएगा तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये दोनों हैं, चाहे जिस स्टेट में अगर दोनों ही बैठने लगती है तो अगेन वहाँ पर उसको ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ेगा, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं, यानी कि यहाँ पर गवर्नर क्या होता है, वो अपने मन से काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि जब कन्फ्लिक्ट हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या गवर्नर के बीच किसी भी मुद्दे को या डिसीजन को लेके, तो यहाँ पर गवर्नर का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगेन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूरा भरसक कोशिश यही की जाए कि गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पर काम करे, वो इस तरीके से यूनिलेटरल डिसीजन लेके काम ना करे। ठीक है, साथ ही साथ वैलिडिटी ऑफ anything done by the governor cannot be called in question on the ground that he ought not to acted on his discretion। ठीक है, अगर कोई भी मैटर पे गवर्नर अपने डिस्क्रिशन के अपने स्वतः के विचार से काम करते हैं, तो अगर ऐसे काम को किसी भी कोर्ट में लेके नहीं जाया जा सकता। ठीक है, साथ ही साथ जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस करते हैं तो उन्होंने क्या एडवाइस की, इस मुद्दे को भी किसी भी कोर्ट में नहीं लेके जाया सकता। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि गवर्नर जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के, जैसे कि प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, तो इसी तरीके से क्या होता है कि गवर्नर जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर एंड उसकी काउंसिल यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पर ही काम करते हैं। इसके अलावा कुछ अलग डिस्क्रिशनरी पावर्स, जैसे कि चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पर जो भी स्टेट में चीज़ें चल रही हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हो, कोई एक्ट हो, कोई लॉ हो, कोई कानून हो, इन सारे के सारे चीज़ों का इंफॉर्मेशन गवर्नर को देते हैं। या फिर अगर गवर्नर का मन हो कभी कि मुझे ये इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो वो किसी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं या फिर चीफ मिनिस्टर होते हैं उनसे ये मंगा भी सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अगर उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी सही से काम नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पर ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ कुछ बिल ऐसे भी होते हैं जहाँ पर गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रिजर्व करते हैं कि इस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अब क्या हो, जब इलेक्शन हुआ, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आपको मेजोरिटी नहीं मिला हुआ है, तो उस केस में क्या होता है कि गवर्नर किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को वो चीफ मिनिस्टर बना सकता है। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है कि भले किसी को मेजोरिटी नहीं हो, लेकिन फिर भी जो लार्जेस्ट पार्टी है, या तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो या फिर कोलिशन हो, उसी के मेंबर को क्या करेगा, वो चीफ मिनिस्टर बनाएगा। और उसको फिर 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप 1 महीने में क्या कीजिए कि फ्लोर पर यानी कि असेंबली में आप अपना जो बहुमत है उसको प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर इनका डिस्कशन है। अगर किसी को बहुमत मिला हुआ है तो मेजोरिटी है तो वो तो वही बनेगा, ये तो मैंडेटरी हो गया। लेकिन अगर बहुमत नहीं मिला हुआ है तो सबसे बड़ी पार्टी या फिर कोलिजन वाली जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके मेंबर को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और 1 महीने के अंदर उसको फ्लोर में अपने बहुमत को प्रूफ करना होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंपैरिजंस हैं प्रेसिडेंट के पावर और गवर्नर के पावर को लेके। ठीक है, इसको जरूर पढ़िएगा, बिल्कुल ये मैंडेटरी है। रिगार्डिंग टू ऑर्डिनरी बिल, प्रेसिडेंट की क्या पावर है और गवर्नर की क्या पावर है। तो प्रेसिडेंट के पास जब पार्लियामेंट से पास होके कोई भी बिल पहुंचता है
तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास 3 विकल्प होते हैं, ऑप्शन होते हैं। एक क्या होता है, पहला ऑप्शन कि प्रेसिडेंट उसको अपना असेंट दे दे, यानी कि असेंट अपनी मर्जी दे दे तो वो एक्ट बन जाएगा, या फिर क्या करे, उसको विदहोल्ड कर दे। इसकी वजह से क्या होगा कि वो बिल खत्म हो जाएगा और वो एक्ट नहीं बनेगा। तीसरा केस क्या है कि उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर दे। ठीक है, तो अब रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न करता है तो पार्लियामेंट चाहे उसके ऊपर है कि उस बिल को वैसे ही पास कर दे या फिर किसी अमेंडमेंट के साथ पास करे, ये पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर वो बिल इनके पास वापस आता है तो इनको असेंट देना ही है, ये दोबारा उसको लौटा नहीं सकते। इसी को हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। हम प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 4 तरीके के वीटो के बारे में हम पढ़े थे। ठीक है, अगर वही हम गवर्नर की बात करें तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है। जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है वहाँ से जो पास होके बिल पहुँचता है गवर्नर के पास, या तो गवर्नर उस पर साइन कर दे या फिर मना कर दे या फिर उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर रिकंसिडरेशन के लिए जाएगा, उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो उसको पास करेगा, फिर यहाँ दोबारा आएगा गवर्नर के पास और गवर्नर फिर यहाँ पर इसको साइन करना ही है, यहाँ पर वो दोबारा लौटा नहीं सकता। तो यानी कि गवर्नर के केस में भी सस्पेंसिव वीटो है। लेकिन गवर्नर के पास एक चौथा भी है, यहाँ पर गवर्नर कुछ बिल को रिजर्व भी कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। तो जब प्रेसिडेंट के लिए गवर्नर रिजर्व कर देगा बिल को, तब वो बिल किसके पास चला गया, अब वो चला गया प्रेसिडेंट के पास। तो यहाँ पर आइए, अब प्रेसिडेंट के पास वो बिल आ गया, स्टेट वाला बिल, तो यहाँ पर अगेन प्रेसिडेंट के पास 3 अल्टरनेटिव्स, या तो उसको साइन कर दे या फिर मना कर दे या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे। ठीक है, तो रिकंसिडरेशन के लिए जो भेजा जाएगा तो अगेन स्टेट लेजिस्लेचर के पास चला गया, तो अगेन स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको पास किया, तो वो पास करने के बाद अब वो गवर्नर के पास नहीं जाएगा, अब वो सीधा ही प्रेसिडेंट के पास जाएगा। क्यों? कि उसको प्रेसिडेंट ने भेजा था रिकंसिडरेशन के लिए, गवर्नर ने नहीं भेजा था, इसलिए अब इस बीच में गवर्नर का काम खत्म हो गया। ठीक है, अभी सीधा पहुंचेगा प्रेसिडेंट के पास। तो अब अगेन प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज असेंट टू द बिल, ही मे गिव हिज असेंट टू सच अ बिल और विदहोल्ड हिज असेंट। देख, यहाँ पर फर्क देख रहे हैं, जब ये अगर ये पार्लियामेंट से पास किया हुआ बिल होता है तो अगर रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा वापस आता है प्रेसिडेंट के बाद पास, तो प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना ही है, प्रेसिडेंट को साइन करना ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये जो स्टेट बिल है इसको लेके प्रेसिडेंट के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो साइन करे या फिर वो मना भी कर सकता है। ठीक है, 2 ऑप्शन है स्टेट बिल को लेके प्रेसिडेंट के पास, तो थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखिएगा, डिफरेंस है। नेक्स्ट, विद रिगार्ड टू मनी बिल, इधर प्रेसिडेंट है और इधर गवर्नर है, वही क्लासिफिकेशन चलता रहेगा। मनी बिल की बात करें तो अगेन यहाँ पर 2 अल्टरनेटिव है, लेकिन पार्लियामेंट से जो मनी बिल पास होता है वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, तो प्रेसिडेंट या तो उसको साइन करेंगे या फिर उसको मना करेंगे, उसको लौटा नहीं सकते। क्यों नहीं लौटा सकते? क्योंकि मनी बिल जो होता है वो प्रेसिडेंट के प्री रिकमेंडेशन पर ही उसको हाउस में रखा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से गवर्नर स्टेट के केस में भी जो मनी बिल होता है वो गवर्नर की प्री रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही रखा जाता है, इसलिए गवर्नर या तो उस पर साइन करें या फिर मना करें, लौटा नहीं सकते हैं, या फिर ये प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करें। एक ऑप्शन इनका हमेशा ज़्यादा रहेगा प्रेसिडेंट से। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व हो गया बिल, तो अब वो प्रेसिडेंट के पास पहुँच जाएगा। अब जब प्रेसिडेंट के पास पहुँचा वो मनी बिल, तो वहाँ पर क्या अल्टरनेटिव है, या तो असेंट करें या फिर विदहोल्ड करें, यानी कि मना कर दें, इसको ये रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको मनी बिल को लेके है, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये चीज़ लिखी हुई है कि जब बिल वो पहुंच गया प्रेसिडेंट के पास, तो अब यहाँ पर गवर्नर का काम खत्म हो गया। अगर बिल वो वापस आता भी है तो फिर उसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं है, वो सीधा लेजिस्लेचर में जाएगा स्टेट में और फिर वो वहाँ से पास होकर सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको लिखी हुई है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। और वैसे भी मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए लौटाया नहीं जा सकता।
कंपेयरिंग ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक है, तो ये जो ऑर्डिनेंस होते हैं किस केस में लागू किया जाता है। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में राज्यसभा या फिर लोकसभा में कोई भी एक सदन ना चल रहा हो तो वहाँ पर आएगा आपको ऑर्डिनेंस। अगर हम स्टेट की बात करें तो जहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब केवल वन, ये बस यही है, यहाँ पर काउंसिल नहीं है, तो अगर ये नहीं चल रही है तो नहीं होगा। अगर जहाँ पर असेंबली है एंड काउंसिल भी है तो इन दोनों में से कोई एक, आइदर वन, ना चल रहा हो तो यहाँ पर जो गवर्नर होंगे वो ऑर्डिनेंस लेके आएंगे। तो प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस होते हैं वो सेंटर लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि पार्लियामेंट जिस पर कानून बना सकता है उसी से रिलेटेड ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। गवर्नर जिस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है उसी से रिलेटेड ये ऑर्डिनेंस लेके आएंगे। ठीक है, साथ ही साथ अब जो प्रेसिडेंट के द्वारा लाए गए ऑर्डिनेंस जो होते हैं उनका इफेक्टिवनेस वैसा ही होता है जैसा पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया ऑर्डिनेंस होता है, और उसी तरीके से यह गवर्नर के द्वारा दिए गए ऑर्डिनेंस भी उसी तरीके के होते हैं जिस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए एक्ट होते हैं। तो कहने का मतलब ये जो होता है कि इनका जो इन्फोर्समेंट होता है या फिर जो इफेक्ट होता है वो सेम होता है। ठीक है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सेम चीज़ देखिए 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, 4 4, नेक्स्ट है यहाँ पर 5 5, उसी का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, अब देखिए सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय हिम is subject to the same limitation as an act of parliament. Okay, this means that an ordinance issued by him will be invalid to the extent it makes any provision which the parliament cannot make. यानी कि ये उसी टॉपिक से सब्जेक्ट ऑर्डिनेंस ला सकते हैं जिस पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। जिस पर पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकती उस पर ये ऑर्डिनेंस नहीं लेके आ सकते। उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि स्टेट गवर्नमेंट जिस पर बना सकता है उसी पर गवर्नर लेके आ सकते हैं। इस ऑर्डिनेंस को कभी भी वापस लिया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ हिज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। दोनों जगह नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, यानी कि अपने मन से लेके नहीं आते हैं। यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और उनके बिहाफ पर, तो पार्लियामेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पर कौन, पीएम है, और वहीं स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पे कौन है, सीएम है। तो ये लोग क्या करते हैं कि पीएम प्रेसिडेंट को और सीएम गवर्नर को रिकमेंडेशन करते हैं ऑर्डिनेंस लाने के लिए। ठीक है, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है ऑर्डिनेंस मेकिंग, ये अपने मन से नहीं करते हैं। ओके, साथ ही साथ जब पार्लियामेंट के सेशन स्टार्ट हो जाए, हाउस दोनों बैठने लगे, तो इसको पार्लियामेंट से पास करना पड़ता है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर असेंबलीज और काउंसिल बैठने लगे तो उसको दोनों जगह से या फिर जहाँ पर सिर्फ असेंबली है वहाँ से पास कराना पड़ता है। ठीक है, उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखिएगा 8 है, यहाँ पर भी 8 है, थोड़ा ये दोनों दोबारा लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, 8 8 की रिपीटेशन ही है उसी चीज़ का। 9 में क्या है कि आपको जब रीअसेंबली होती है पार्लियामेंट की, यानी दोबारा बैठती है, तो पार्लियामेंट के पहले सेशन के 6 वीक के अंदर, 6 वीक्स के अंदर इसको पास करना पड़ता है। अगर 6 वीक के अंदर पास नहीं हुआ तो 6 वीक के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है कि उसे 6 वीक के अंदर पास कराना होगा। ठीक है, अगर बाई कैमरल है तो वहाँ पर दोनों हाउस से पास कराना पड़ेगा। यदि वो यूनिकैमरल है तो वहाँ से सिर्फ असेंबली से पास करना पड़ेगा, लेकिन 6 वीक के अंदर। अगर 6 वीक के अंदर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन ने पास कर दिया कि आगे भी चलेगा तो फिर वो दोबारा चलेगा। अगर पास कर दिया कि नहीं चलेगा तो वो उसी समय ख़त्म होगा। और अगर कुछ भी नहीं किया, ना पास किया ना उसको ख़त्म किया, तो अपने आप 6 वीक के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ही नीड्स नो इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग एन ऑर्डिनेंस। यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन इनको नहीं देगा। एड एंड एडवाइस वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी यहाँ पर पीएम देते हैं, बट वो इंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गवर्नर के केस में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। 3 केसेस हैं। पहली चीज़, कोई भी बिल
जिस बिल को प्रेसिडेंट के एसेंट की जरूरत होती है, यानी कि जो बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है साइन होने के लिए, वैसे बिल पर अगर ऑर्डिनेंस लाना है, यानी कि वैसे मैटर पर अगर ऑर्डिनेंस लाना है, तो यहाँ पर पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी होगी। ठीक है। या फिर जो बिल, कुछ ऐसे बिल होते हैं जैसे कि जो प्रेसिडेंट के प्रियर रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही वह स्टेट लेजिस्लेचर में रखे जाते हैं। ठीक। तो वैसे बिल पर, यानी कि वैसे सब्जेक्ट पर अगर आपको ऑर्डिनेंस लाना है तो अगेन वहाँ पर प्रेसिडेंट से पहले पूछना पड़ेगा। ठीक है। साथ ही साथ इफ एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कंटेनिंग द सेम प्रोविजन वुड हैव बीन इनवैलिड विदाउट रिसीविंग द प्रेसिडेंट एसेंट। ठीक है। या फिर किसी भी बिल में कोई भी प्रोविजन ऐसा हो जिसके लिए प्रेसिडेंट का एसेंट जरूरी है, तो अगेन उस मैटर पर ऑर्डिनेंस लाने के लिए यहाँ पर प्रेसिडेंट से एसेंट लेना पड़ेगा, यानी परमिशन लेना पड़ेगा। तो गवर्नर के द्वारा जो ऑर्डिनेंस दिए जाएंगे वहाँ पर 3 आपको रिस्ट्रिक्शंस या देखने को मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद पार्डनिंग पावर की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास पार्डन, रिप्रीव, रिस्पेक्ट, रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट, उसी तरीके से इनको भी ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये प्रेसिडेंट सेंट्रल लॉ से रिलेटेड जो होते हैं मैटर, उन्हीं पर ये अपने पावर की यूज़ कर सकते हैं, और गवर्नर जो होते हैं वो स्टेट लॉ से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं पर ये अपने पावर की यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। डेथ सेंटेंस जो होते हैं उसको केवल और केवल प्रेसिडेंट ही पार्डन कर सकता है। ठीक है। टू पार्डन अ डेथ सेंटेंस, गवर्नर जो होता है वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता। ठीक है। गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस। अगर डेथ सेंटेंस मिला हुआ है तो उस डेथ सेंटेंस को वो सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है, लेकिन पार्डन नहीं कर सकता, यानी कि एकदम बाइज्जत उसको बरी नहीं कर सकता। ठीक है। तो डेथ सेंटेंस चाहे वो यूनियन लिस्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड हो, डेथ सेंटेंस पर पार्डन सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही देगा, गवर्नर नहीं दे सकता। ठीक है। साथ ही साथ मार्शल लॉ जो के कोर्ट होते हैं, मिलिट्री कोर्ट होते हैं, उसके द्वारा अगर कोई सेंटेंस दिया गया है तो उसको पार्डन, रिप्रीफ या जो भी इनका ये पूरा पावर है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट ही यूज़ कर सकते हैं। मार्शल लॉ या मार्शल कोर्ट से दिए गए जो सेंटेंस होते हैं उसका रिलेशन गवर्नर से नहीं है। गवर्नर वैसे सेंटेंस पर अपना कोई भी इस तरीके का जजमेंट नहीं दे सकते। ठीक है। तो ये गवर्नर हुआ हमारा, प्रेसिडेंट के तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। पढ़िएगा आराम से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।